हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द टेक्निकल सेक्शन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के बारे में। यह हमारा वर्क स्टडी का चौथा लेक्चर होगा। जैसा कि हम लोग पिछले 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं अभी तक। आउटलाइन प्रोसेस चार्ट हम लोग पढ़ चुके थे और फ्लो प्रोसेस चार्ट भी पढ़ चुके थे, साथ ही 200 प्रोसेस चार्ट भी पढ़ चुके थे। तो आइए देखते हैं इसमें मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के बारे में। दोस्तों, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट जो है ये किसी कंपनी में एक ही साथ में बहुत सारे ऑपरेटर या वर्कर या एक ही वर्कर डिफरेंट मशीन्स पे एक ही समय में अगर काम कर रहा हो तो उसकी एक्टिविटी के लिए हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि से एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी होंगे, तो इसके कारण से इसका नाम रखा गया मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि दिस चार्ट इज मेड वेयर अ नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल ऑपरेटर्स हैंडल्स 2 or more machines. Their activities have to be coordinated for achieving proper result. A multiple activity charts records simultaneously the activities of all the workers and machines on a common time scale and thus show interrelationship between them. कहने का मतलब ये हुआ कि से एक ही मशीन्स पे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वर्क कर रहे हों, या एक वर्कर जो है बहुत सारे मशीन्स पे एक साथ वर्क कर रहा हो, उस वर्कर का ये एक तरह का आपका एक ही समय में जो एक ही समय पे जो रिलेशनशिप बन रहा होता है ना, उसी को हम लोग चार्ट के रूप से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, उसकी एक्टिविटी के को हम लोग इस पे नोट आउट करते हैं, लिखते हैं। तो देखिए, कहता है पर्पस ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट टू डिटेक्ट आइडियल टाइम बीइंग enforced on machines and workers, to optimize work distribution between workers and machines, to decide number of workers in a group, to balance the work टीम। कहने का मतलब ये हुआ कि से इसका जो पर्पस होता है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का, उसको हम निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि से आइडियल टाइम किसी मशीन्स का या किसी ऑपरेटर का या कितना होता है, ठीक है, कितना होगा, या फिर उसका वर्किंग टाइम जैसे वो कितना है। ठीक है, इस चार्ट से हम लोग को पूरी तरह से ये जानकारी मिल जाती है कि से किसी ऑपरेटर का आइडियल टाइम कितना होगा और उसका वर्किंग टाइम कितना होगा, किसी मशीन्स का आइडियल टाइम कितना होगा और उसका वर्किंग टाइम कितना होगा। ठीक है, और इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशंस की अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको मॉडिफाइड कर कर करके उसको ऑपरेशंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस में है आपका कि जो यहाँ पे हम ले लिए हैं क्या, एक ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ को हम देख रहे हैं और साथ ही साथ मशीन्स की एक्टिविटी को भी हम लोग इसी में देख रहे हैं, एकदम सेम टाइम स्केल पे। ठीक है, यानी कि एक ही टाइम स्केल होगा जिसपे हम लोग ऑपरेटर और मशीन्स दोनों की एक्टिविटी को देखेंगे। ठीक है, तो एक वर्टिकल कॉलम हम लोग 3 ड्रॉ करते हैं, एक ऑपरेटर के लिए और बाकी 2 जो है मशीन्स के लिए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ऑपरेटर जो है साइमल्टेनियसली 2 मशीन्स पे वर्क कर रहा है। ठीक है, मोर देन 1 मशीन्स पे वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है कि से पहला जो आपका मशीन है, मशीन 1, उस पे वो सेट करने के लिए गया। सेट करने का ये सिंबल है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको कि ये जो आपका सिंबल है सेट करने का सिंबल है, जिसमें ये दिख रहा है आपका मशीन बीइंग सेट। मशीन बीइंग सेट, ये हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेटर वर्क कर रहा है तो इस तरह से सिंबल डाल रहे हैं, यानी कि अगर साइन इस तरफ से अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर वर्किंग को डिनोट कर रहा है। अगर मशीन सेट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन वाला सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और मशीन अगर वर्किंग कर रहा है तो इस तरफ डायग्राम लेकर के जा रहा है। यही डिफरेंस है, ऑपरेटर वर्किंग में इस तरफ से और मशीन वर्किंग में इस तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आइडियल टाइम के लिए, करने का मतलब है कि इस टाइम में कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आइडियल टाइम को सूचित करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका चार्ट। इसमें देखिए ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ को हम इधर लिख रहे हैं,
इस कॉलम में, और जो टाइम है हमारा वो हम लिख रहे हैं। टाइम को हम इस लाइन पे इस स्केल पे दिखा रहे हैं। ऑपरेटर का जो आपका वर्किंग कॉलम है ये है। मशीन्स का जो मशीन्स 1 और मशीन 2 का, मशीन्स 1 का ये है, मशीन 2 का ये है। तो अब देखिए हम लोग क्या किए हैं कि इसमें टाइम स्केल्स पे 0 से 5 मिनट तक ऑपरेटर जो है वो वर्क कर रहा है किस पे, मशीन 1 पे क्या कर रहा है, उसको तो सेट कर रहा है, ठीक है। मशीन 1 को सेटिंग कर रहा है, ठीक। अच्छा, जब मशीन 1 सेटिंग हो गया 5 मिनट में तो उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद वो चालू हो चुका है। अब चालू हो कर के वो चालू रहा कहाँ से कब से कब तक, तब 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक चालू रहा। ये बीच वाला जो सिंबल है वो लिखते समय से ही चला गया है, ये वाला, ये है नहीं एक्चुअली में। अच्छा आइए अब देखते हैं कि से जब वो 5 मिनट में मशीन्स 1 को सेट कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि 5 से 10 मिनट वाला जो टाइम होता है उसमें वो दूसरे मशीन्स को सेट कर रहा होता है। तो दूसरी मशीन्स को वो सेट किया 5 मिनट, उसमें भी टाइम लगेगा। ये पहले वाले में जब 0 से 5 मिनट का जो टाइम था उसमें ब्लैंक था मशीन्स 2, क्योंकि वो आइडियल था, उसमें उस पे कोई वर्क हो नहीं रहा था, और मशीन्स 1 जो है सो उस समय सेट हो रहा था। अच्छा, अब जब ये चालू हो चुका है, अब ये वर्क कर रहा है मशीन 1, तो 5 से 10 मिनट वाला जो ड्यूरेशन है उसमें 5 मिनट में मशीन्स 2 को सेट किया गया, यानी कि दूसरे मशीन्स को भी सेट करने में 5 मिनट का टाइम लगा, ठीक है। और उसके बाद 10वें मिनट में मशीन 2 भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब दोनों मशीन स्टार्ट हो चुका है, काम अपना स्पॉन्टेनियसली जारी है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ऑपरेटर तो अब उसको तो कोई काम अब रहा नहीं, वो तो मशीन तो चूँकि अपना वर्क करना शुरू कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। या फिर जो मशीन्स के जो वर्कर होंगे वो उस पे काम कर रहे होंगे, ऑपरेटर का काम खत्म हो गया, वो ऑपरेट कर दिया, यानी कि स्टार्ट करके छोड़ दिया। अब 10 से 20 मिनट तक ऑपरेटर चुपचाप बैठा है, यानी कि उसका कोई काम नहीं। 10 मिनट तक उसको रेस्ट मिला। अच्छा, अब ये जो रेस्ट मिला है ना, इस इसी टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं, ये आइडियल टाइम है, इसी टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं या मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम में हम आप चाहेंगे कि से अगर हमको ऑपरेटर को और कोई काम देना है तो दूसरे मशीन्स को चालू करने के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो यही आइडियल टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 20वें मिनट में देख रहे हैं कि इससे फिर से वो क्या हुआ कि इससे दूसरा मशीन जो है वो स्टॉप हो चुका है और उसको फिर से सेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट यानी 5 मिनट फिर से उसको सेट करने में लगा, ठीक। अच्छा, अब जो 5 मिनट सेट करने में लगा उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हुआ, और फिर उस समय भी मशीन 1 जो है से कंटिन्यूअसली वर्क कर ही रहा है, ये रुका नहीं है, ये कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है। ये रुका आपका मशीन 2 है, ठीक है, और उसको सेट करना पड़ा। जब वो फिर चालू हुआ तो फिर जा कर के कहीं न कहीं पे रुका, यानी 35वें मिनट में फिर से रुका और फिर से उसको सेट करना पड़ा। यानी फिर से 5 मिनट उसको सेट करने में लगेगा, फिर 5 मिनट फिर चला। लेकिन मशीन 1 जो है आपका, एक बार जब स्टार्ट किया गया तो वो आपको 30 मिनट तक चला, 30वें मिनट तक चला, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, 5 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक कंटिन्यूअस चला, ठीक है। अच्छा, जब 30वें मिनट पे वो रुका तो उस समय वो जो आपका ऑपरेटर था वो पहले वाले मशीन्स को सेट करने लगा, लेकिन उस समय आपका मशीन 2 जो है वो वर्क कर रहा था, वो ख़राब नहीं हुआ था, वो चल रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस मशीन्स में जो आइडियल टाइम था वो सिर्फ एक बार हुआ है 2 का शुरुआत में, बाकी समय में काम हो चल ही रहा था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये तो था 30वें मिनट का। फिर अब ये 35 मिनट पे जो देख रहे हैं कि आपका ये 35वें मिनट पे मशीन 1 जो है से वर्क करना शुरू कर दिया था, यानी सेट होकर के इसको चालू कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही चालू किया तो पता चला कि मशीन 2 जो है वो फिर से काम करना बंद कर दिया है, और उसको फिर से ज़रूरत पड़ रही है सेट करने की, ठीक है। तो अब फिर से उसको सेट करेगा तो 5 मिनट फिर से उस पे टाइम देगा और फिर से उसको स्टार्ट करेगा। तो यही यही सिलसिला चलता रहता है। हाँ, यही मतलब चार्ट से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल टाइम का इसमें एक्टिविटी आपको एक्चुअल टाइम स्केल्स पे सारी एक्टिविटी को हम लोग नोट आउट करते हैं, यानी चार्ट में बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए इस पे एनालिसिस करते हैं थोड़ा-सा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हमको निकल कर के आया क्या कि ऑपरेटर का वर्किंग टाइम जो रहा इस पूरे 45 मिनट में, वो 25 मिनट वो वर्क किया और बाकी 20 मिनट वो
बैठा। अब मशीन 1 जो है वो 45 मिनट में 45 मिनट वर्किंग आवर में रहा है, ठीक है। हाँ, भले ही 2 बार वो सेट हुआ, रुका बीच में, लेकिन फिर भी उस पे काम चल ही रहा था, ठीक है, यानी वर्क हो रहा था उस पे, ठीक है। चाहे मशीन वर्क कर रहा हो या फिर मशीन पर वर्क किया जा रहा हो, यानी मशीन 1 जो है से पूरा 45 मिनट बिजी रहा, ठीक है। तो उसका आइडियल टाइम क्या हो गया, 0 रह गया, ठीक है। अच्छा, मशीन 2 जो है उसका इनिशियल स्टेज में वो 5 मिनट रुक अच्छा, लेकिन मशीन 2 जो है इनिशियल स्टेज में जो 5 मिनट रुका था, उसके बाद वो भी कंटिन्यूअस उस पे कुछ ना कुछ काम होता रहा, चाहे वो सेट हो रहा हो या फिर वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो उसको हम लोग काउंट करते हैं, वर्किंग टाइम में ही काउंट करते हैं, चाहे वो सेट हो रहा हो या मतलब कि काम हो रहा हो, उससे उससे काम लिया जा रहा हो या उस पे काम हो रहा हो, ठीक है। दोनों ही जो है हमारा वर्किंग टाइम में आता है। आइडियल टाइम उसको कहते हैं जिस पे कोई काम नहीं हो रहा हो, एकदम रुका हुआ हो, उस पे कोई काम ही नहीं हो रहा हो, चाहे सेट कर रहे हो या फिर उससे काम ले रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग आइडियल टाइम कहते हैं। ये उस समय जो है से वो पूरी तरह से ठप रहता है। अच्छा, तो ये जो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट से हम लोग को दिख रहा है क्या, किसी ऑपरेटर जैसे 20 मिनट तक बैठा रहा है, तो हम लोग इस चार्ट को देख कर के इतना तो समझ सकते हैं या फिर ये नॉलेज कर सकते हैं कि जो ये ऑपरेटर 20 मिनट बैठा हुआ है, वहाँ से हम चाहें तो उसको किसी तीसरे मशीन पे ले जा करके उसको वर्किंग के लिए कह सकते हैं, ठीक है। इस टाइम में वो जा कर के कोई दूसरा मशीन्स को वो सेट कर सकता है या चालू कर सकता है, ठीक है। तो यही टाइम जो है हम लोग मैनेज करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए कहिए, हम लोग इस चार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस में हम लोग लिखे हैं क्या कि आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द चार्ट इट इज़ ट्राइड टू रीअरेंज द वर्क साइकिल टू मिनिमाइज द मेन और मशीन आइडल टाइम। यानी कि जब ये चार्ट को हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वर्क को इस तरह से अरेंज करें वर्क साइकिल को, ताकि जो आइडियल टाइम है वो मिनिमाइज हो सके, यानी कम से कम हो सके, ठीक है। अच्छा, और ऑपरेशन जो है वो ज़्यादा ही सिंपल हो सके, जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा आसान बन सके, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी हम यहाँ पे एक चीज़ लड़कन कन्फ्यूज़न में डाल सकता है कि इसे बार-बार कह रहे हैं कि सर मशीन अपने से रुक जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मशीन अपने से रुक जा रहा हो, डिमांड भी हो सकता है कि इससे वो प्रोडक्ट का डिमांड हो कि इससे वो रुक रहा हो। मान लेते हैं कि इसे इतना देर तक वो काम जो चला मशीन 2 पे 10 से 20 सेकंड 10 से 20 मिनट के लिए, तो उस समय हो सकता है कि इसे 10 से 20 मिनट के लिए ही उसका मतलब कि काम हो, और उसके बाद वो माने कि उतना ही देर तक वो काम करता हो और उसके बाद वो रुकता ही हो, ये उसका साइकिल हो, तो ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो उस टाइम पे रुक रहा है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं कि एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसे कोई और मशीन्स को इस पे हम लोग जोड़ भी सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा कि इस आइडल टाइम को हमको अगर मिनिमाइज़ करने के लिए, अगर ज़रूरत उसको हटाने के लिए भी है, तो हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। हमको किसी भी हाल में यही एक इसमें दिमाग लगाना है कि आइडियल टाइम को हमको कम से कम करना है मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के थ्रू, ठीक है, यही इसका मेन पर्पस होता है। अच्छा, अब आते हैं एप्लीकेशंस में। तो एप्लीकेशंस जो है इसके फॉर इसको प्लांट को रिपेयर करने के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए भी हम लोग इसका जैसे यूज़ करते हैं, ये इसका एप्लीकेशंस में आता है। साथ ही जॉब कंस्ट्रक्शंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो टीम वर्क का प्लानिंग होता है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक अगर हमको कोई टीम वर्क बनाना है, तो उसके लिए भी हमको मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं फ्लो डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम जो होता है एक तरह का डिज़ाइन कह सकते हैं या डायग्राम कह सकते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। ये टोटली बेस्ड होता है आपका जो फैक्ट्री है या जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं या जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसका जो लेआउट होता है, उसी लेआउट को हम लोग इस डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बाय स्केल। यानी कि एक स्केल के थ्रू हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्केल इसलिए हम बोल रहे हैं, इसे अगर हम बात करें कि स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहें कि स्टोर से लेकर के अगर सेक्शन ए तक हमको जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस होगा वो आपका
दिखाना होगा इस चार्ट के थ्रू। तो इस चार्ट के थ्रू अगर दिखाना है डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे मान लेते हैं कि जितना बड़ा आपका जो लेआउट है, जितना बड़ा कंपनी है, उतना बड़ा तो चार्ट हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। चार्ट तो हम लोग A4 साइज़ के पेपर पे ही बनाते हैं, जो डायग्राम चार्ट हमारा होता है, ड्राइंग चार्ट। तो उस पे अगर हम लोग बनाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं कि स्केल सेट आउट करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इसे ये वाला जो लेंथ है आपका 20 मीटर का डिस्टेंस है स्टोर से सेक्शन ए तक जाने का, तो ये 20 मीटर को हम कैसे दिखाएंगे? तो हम अगर मान लेते हैं कि ये लेंथ जो आप चार्ट पे दिखा रहे हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर ही आपका बन पा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नीचे स्केल में कि 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है किसके, 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है 2 मीटर के। तो यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर अगर आपका लेंथ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 मीटर के। तो ये स्केल्स का यहाँ पे महत्व होता है। यही स्केल्स आपको काम आता है एटलस में भी, जैसा कि हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपका एटलस में जो दिया हुआ रहता है, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लेते हैं 10 या 15 सेंटीमीटर के बीच के डिस्टेंस पे बनाया गया है अमेरिका और भारत का ग्राफ। तो कहने का मतलब है कि वो 10 नीचे आपको स्केल्स पे लिखा हुआ रहता है कि 1 सेंटीमीटर को या 1 mm को कितना किलोमीटर समझना है। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर करके उसका टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये स्केल्स का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक छोटे से चार्ट पे भी हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। तो फ्लो डायग्राम जो है ये एक्चुअल में वही है, आपका एक टोटल लेआउट का ही डिज़ाइन होता है, ठीक है। जिसमें हमको सारा चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है कि कौन सा सेक्शंस कितना दूर पे पड़ेगा, ए से बी कितना दूर पे पड़ेगा, बी से सी कितना दूर पे पड़ेगा, ए से सी कितना दूर पे पड़ेगा। ये सारा चीज़ आपको इसमें मेंशन्स रहेगा, ये मेंशन्स रहेगा, या फिर आप उसको स्केल से मेजर करके भी आप जान सकते हैं, क्योंकि नीचे आपको स्केल्स का मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा। अच्छा, तो देखिए लिखता है क्या कि ए फ्लो डायग्राम इज अ ड्राइंग और ए डायग्राम विच इज ड्रॉन टू अ स्केल। इट शोज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी, जिग्स, फिक्सर, etc एंड मार्क्स द पाथ फॉलोड बाय मेन वर्कर एंड मटेरियल्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपका रिलेटिव पोजीशंस को दर्शाता है, किसके बीच का, तो मशीन्स, जिग्स, फिक्सर, etc के रिलेटिव पोजीशंस को दर्शाता है, किसमें, एक कंपनी में, ठीक है। तो जिग्स फिक्सर जो है से आपको कुछ नहीं होता है, एक तरह का डिवाइस है हम कह सकते हैं, जिसमें आप लोग वर्कशॉप अगर किए होंगे तो देखे भी होंगे, बेंच वाइसेस वगैरह जो होते हैं, जिसमें हम लोग टूल वगैरह को टूल को करें वर्क पीस को फिक्स करते हैं और उस पर फाइलिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो हमारा फिक्सर का ही एग्जाम्पल होता है। अच्छा, ये जो है आपका जो पाथ आप दिखा रहे हैं, वो पाथ होता है जो फॉलोड किया जाता है वर्कर के द्वारा या फिर मटेरियल को ले जाने के लिए। यानी कि ये जो हम लोग लाइन दिखा रहे हैं, रास्ता जो दिखा रहे हैं, इसी रास्ते के थ्रू आप मटेरियल को लेकर के जाएंगे, या फिर आदमी जो है से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक जाने के लिए इसी रास्ते को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हम तो यहाँ पे सीधा सीधा बना दिए, लेकिन ये हो सकता है ऐसा भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो, इस तरह से भी हो सकता है। तो उस स्थिति में भी आपको इसको ड्रॉ करना आसान होता है और इसको रिप्रेजेंट करना आसान होता है। इससे हम लोग किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके स्टेप्स के बारे में कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो लिखता है कि ड्रॉ टू अ स्केल द प्लान ऑफ द वर्क एरिया, जो आपका पूरा एरिया है उसको एक स्केल पे पहले बना लीजिए, सारा पूरा लेआउट को, ठीक है। मार्क द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मशीन, टूल्स, बेंचेज, स्टोर, रैक्स, इंस्पेक्शंस, बूथ्स। जितना आपका सेक्शंस बन रहा है, ए बी सी डी जो भी बन रहा है, सबको एक उसकी पोजीशंस को उसके डिस्टेंस के अनुसार आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। फिर from the different observations, draw the actual path movement of the material or worker on the diagram and indicate the direction of the movement. Different movement can be marked in different color for better understanding। कहने का मतलब ये हुआ कि से हम लोग कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, उसके चलने के आधार पे जो आप देख रहे हैं रेगुलर यूज में जो वो चल रहा है, उसके चलने के आधार पे हम लोग पाथ को बनाते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई वर्कर जो है रेगुलरली यहाँ से निकलता है और इस तरह से जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, तो हम लोग इसी रास्ते को हम लोग अपने चार्ट में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।
अगर वो सीधा जाता है तो इस चार्ट को हम लोग इस पाथ को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अगर मान लेते हैं कि कोई वर्कर इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है और आप जो डायग्राम बना रहे हैं वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बना दे रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं आएगा, यानी कि वर्कर के चलने का एक्चुअल डिस्टेंस नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो अगर आप लिख देते हैं कि ये हमारा 10 मीटर है या 20 मीटर, इस ये वाला लेंथ को बता देते हैं, तो वो यहाँ से चलेगा तो आखिर उसको जाना तो वो तो रास्ता तो उसको ये पता है, तो वो 10 मीटर की दूरी पर जाएगा, अब जो सेक्शन मिलेगा उसमें घुस जाएगा, तो कहने का मतलब है कि गलत जगह पहुँच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होता है बारी बारी से हम लोग करके देखते हैं कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के तहत तब हम लोग उस रास्ते को सेट करते हैं, यानी उस डायग्राम को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और हर इसमें जो आपका डिफरेंट डिफरेंट जो मूवमेंट है वो मूवमेंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर से इंडिकेट करते हैं, ताकि वहाँ पे समझ आपकी बेहतर हो सके। कहने का मतलब है कि यहाँ से हो सकता है कि से स्टोर से ट्रॉली के सहारे लेकर के यहाँ से आपको गया। ठीक है, ट्रॉली से यहाँ से उठाया और ये मूवमेंट यहाँ तक लाया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रॉली नहीं है, यहाँ पे आपको कोई दूसरा व्यवस्था है यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ट्रॉली तो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना था, तो आप इस्तेमाल कर लिए ग्रीन कलर, लेकिन अगर फिर आपको यहाँ से यहाँ तक अगर ग्रीन कलर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करेगा कि फिर से ट्रॉली से ही उसको यहाँ तक पहुँचा देगा। तो कहने का मतलब है कि इसे हम लोग देखे थे कि से कुछ कुछ जो मटेरियल्स को ढोने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, और नहीं तो उसमें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जा रहे थे। तो इसके लिए इसके लिए भी हम लोग इसमें सावधानी बरतते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट हम लोग पाथ को डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसमें सजा देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। अच्छा, जैसा कि हम ये फ्लो डायग्राम जो बनाए हैं उसका डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे लिखे हैं कि इन दिस फ्लो डायग्राम रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर मूव्स टू स्टेशन ए वेयर एन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इज सेंट टू द प्लेस बी। करने का मतलब है कि यहाँ से आपका स्टोर से रॉ मटेरियल निकला और सेक्शन ए पे गया, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन हो करके आपको बी सेक्शंस पे गया, और बी सेक्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ और वो इंस्पेक्शंस के लिए सी सेक्शंस पे आया, और यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ यानी चेक हुआ, चेक होने के बाद ये डी पे गया। डी में हमारा क्या है, डिले का साइन है, तो डिले का साइन है करने का मतलब कि ये टेम्पोररी स्टोरेज है, यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट कर रहा है, ट्रॉली वगैरह या कोई चीज़ जिस पे वो ट्रांसपोर्ट हो सके इसके लिए वेट कर रहा है, फिर यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि से ये चीज़ें दर्शा रहा है। इसमें जो सिंबल यूज़ किया गया है वो प्रोसेस चार्ट वाला सिंबल ही हम लोग इस्तेमाल किए हैं। जैसे में पहले में स्टोर के लिए आपका ट्रायंगल इस्तेमाल किया गया, और ये लाइन जो आपका इस्तेमाल किया गया, ये वाला सिंबल आपका इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, चूँकि ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है इसलिए 1 नंबर दिए हैं, दूसरी बार इस्तेमाल हुआ तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्टोर जो है से 1 बार इस्तेमाल हुआ इसलिए 1, और ऑपरेशन जो है 1 बार इस्तेमाल हुआ था 1, दूसरे बार इस्तेमाल हुआ था 2, और इंस्पेक्शंस आपका 1 बार इस्तेमाल हुआ था 1, और डिले आपका 1 बार इस्तेमाल हुआ था 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर वाइज देते जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो इससे हमको अंडरस्टैंडिंग बेहतर मिलती है, इस डायग्राम से हम लोग बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी चीज़ को। चलिए अब आते हैं स्ट्रिंग डायग्राम पे। तो स्ट्रिंग डायग्राम क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग डायग्राम है वो इसी का फ्लो डायग्राम का ही एक्सटेंडेड पार्ट हम कह सकते हैं, या फिर डिटेल वर्जन कह सकते हैं, कि ये आपका फ्लो डायग्राम का ही डिटेल वर्जन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना जो आप कलम से जो ये आप रास्ता बना रहे हैं, चाहे इस स्टोर से ये वाला जो रास्ता आप कलम से बनाए हैं या डिफरेंट डिफरेंट रंग के कलम से आप बनाए हैं चार्ट पे, तो यहाँ पे कहा जाता है कि से आप डिफरेंट डिफरेंट रंग के कलम का इस्तेमाल ना कर करके क्या कीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें। ठीक ना, डिफरेंट कलर का। ठीक ना, और उसको चार्ट पे क्या कीजिए कि पिन अप कर दीजिए, पिन कर दीजिए, जिसको हम लोग पेग भी कहते हैं, पेग या पिन कर दीजिए, जो कि यहाँ पे स्ट्रक कर दीजिए। जैसे सेक्शन स्टोर पे है तो स्टोर के पास में आप इसको स्टक कीजिए, फिर उसको बांध करके यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ पे स्टक कीजिए, फिर यहाँ पे पिन कीजिए, फिर यहाँ पे पिन कीजिए, फिर यहाँ पे पिन कीजिए, इस तरह से। ठीक है, सबके आगे पिन करते जाइए, और इससे आपको क्या होगा कि से अगर
ये चार्ट जो है बहुत ज़्यादा सेक्शंस मिल रहा है, यानी लेआउट बहुत बड़ा बन रहा है और उसमें नंबर ऑफ़ सेक्शंस ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब कि पाथ जो है से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ज़्यादा रिपीटेशंस उसमें आएगा रास्ते में। तो कहने का मतलब है कि इसे हम उसके अगर इसको इस्तेमाल करते हैं कलम से अगर बनाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हम लोग को नहीं मिल पाएगी। बार-बार इधर से इधर, फिर इधर अगर रिपीटेशंस अगर आता है तो अंडरस्टैंडिंग हमको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग बाँधे हुए रहेंगे तो हाथ से अगर जिस वर्क के लिए हम लोग जिस स्ट्रिंग को चाहेंगे उस स्ट्रिंग को हाथ में लेकर के अपना उसको पकड़ते हुए यहाँ से उठाएँगे और उठा कर के उसको धरते हुए चले जाएँगे जहाँ तक वो रहेगा वहाँ तक हम लोग उसको जा सकते हैं बाय प्रोसेस टू प्रोसेस। ठीक है। तो स्ट्रिंग डायग्राम जो है इसी का मॉडिफाई रूप है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसमें लिखे क्या कि इट इज़ अ मॉडल और अ स्केल प्लान ऑफ द शॉप इन विच एवरी मशीन्स और इक्विपमेंट इज मार्क्ड एंड a peg or pin is struck by or in the area representing a facility. A continuous colored thread or string traces the path taken up by the materials or workers by performing a particular operations. कहने का मतलब ये है कि से जितना सेक्शंस आप बनाए हैं जो फैसिलिटी आपको लिखा गया वो सेक्शंस के बारे में ही कहा जा रहा है कि जितना आप सेक्शंस बनाए हैं उस सेक्शंस के माने यानी पास में ही आप क्या कीजिए कि पिन अप कर दीजिए। ठीक है, हर जगह पे पिन अप कर दीजिए और पिन अप करने के बाद आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग का पर्टिकुलर कोई एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए एक रास्ते के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ग्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तो ये स्ट्रिंग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पे लपेटे फिर यहाँ पे लपेटे फिर यहाँ पे लपेटे फिर यहाँ पे लपेटे इस तरह से अपना जहाँ तक आपको प्रोसेस जाता है वहाँ तक आप ले जा करके उसको लपेट करके आप रास्ता बना सकते हैं। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग में बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ठीक है, एक बेहतर रास्ता मिल पाएगा। अच्छा, तो ऐसा ज़रूरत हमको क्यों पड़ा है उसको हम लोग नोट में लिखे हैं क्या कि व्हेन द पाथ आर मेनी एंड रिपीटेटिव, अगर रास्ता बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा रिपीट हो रहा हो तो ये फ्लो डायग्राम बिकम्स कंजस्टेड। तो फ्लो डायग्राम हमारा क्या हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। एंड इट इज़ नाइदर इजी टू ट्रेस इट नॉट टू अंडरस्टैंड, और नहीं इसको ट्रेस करना आसान होता है यानी बनाना आसान होता है और नहीं इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है यानी कि समझना भी आसान नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर एक ही लाइन पे बार बार अगर लिखते जाएंगे तो पता नहीं चलेगी वो लाइन जो एक्चुअल में किधर जा रहा है। अंडर सच कंडीशन ये स्ट्रिंग डायग्राम इज प्रीफर्ड, उस कंडीशन में हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम को प्रीफर करते हैं। ठीक है, चार्ट पे स्ट्रिंग डायग्राम हम लोग बना देते हैं। अच्छा, अब इसका देखते हैं किसे इसका कैसा होता है डायग्राम। तो ये देखते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें हमारा क्या है कि स्टोर्स, ये आपका स्टोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाला स्टोर से यहाँ पे भी हम पंच किए, यहाँ पे भी पंच किए, यहाँ पे भी पंच है। तो यहाँ से स्टोर से निकला मशीन्स 1 पे गया, फिर मशीन्स 3 पे गया, फिर 4 पे, फिर 2 पे, फिर 5 पे, फिर 6, फिर स्टॉक रूम में चला गया। इतने मशीन्स पे ऑपरेशन हो करके ये वापस चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि से अगर हम इसी चीज़ को ये बनाए हैं पेन से, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसे चले, यहाँ से ऐसे चले, हो सकता है कि यहाँ से कोई इधर ना जा कर के इधर भी तो मुड़ सकता है, यहाँ पे भी तो जा सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि यहाँ जाएगा, क्योंकि रास्ता तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हमको किस तरफ जाना है। ठीक है, तो लेकिन अगर स्ट्रिंग रहेगा, अगर मान लेते हैं धागा रहेगा, तो आप क्या कीजिए कि से वहाँ पे अगर समझ में नहीं आए तो ये उसको उठाइए, स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ लीजिए, पकड़ कर के उसको हाथ से लेता हुआ चले जाइए, तो पता चल जाएगा कि हमको कहाँ जाना है, एक्चुअल में कहाँ जाना है। 3 के बाद 4 पे जाना है, 4 के बाद 2 पे जाना है, 2 के बाद 5 पे जाना है। ये चार्ट से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और समझने के बाद वर्कर को समझाया जा वर्कर समझ लेगा तो फिर अपना काम करते रहेगा। एक बार उसको 1 से 2 बार उसको ये चीज़ों को समझने में लग सकती है, जो कि हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। तो ट्रेनिंग में बताते समय हम लोग इसी चीज़ को समझाते हैं। ठीक है, या आपको जो रॉ मटेरियल है उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, फिर बाकी वो जब हैबिचुअल हो जाएगा, जब उसका प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो वो दूसरों को समझा देगा। ठीक है, अच्छा, आइए अब बात करते हैं यूजेस इसके क्या क्या हैं। तो लिख रहा है कि ए स्ट्रिंग डायग्राम पिक्चराइज द मूवमेंट इट्स
इज़ अ वेरी यूज़फुल इन डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एंड प्लांट लेआउट एंड डिज़ाइन प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि ये एक बेहतर पिक्चराइज करता है किसका, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट अगर हो रही है उसको, और जो आपका प्लांट लेआउट है, जो डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ रही है उसको भी। ठीक है, सारे प्लांट लेआउट को ये इस चार्ट पे हम लोग आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इट मेजर्स द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड एंड पॉइंट्स आउट वेदर अ वर्क स्टेशन इज सुटेबली लोकेटेड। कहने का मतलब है कि से ये जो है आपका जो डिस्टेंस मूव हो रहा है उसको आपको आसानी से बता देता है, यानी पॉइंट आउट कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है से कौन सा मशीन्स कहाँ पे है वो आसानी से इंडिकेट भी कर देता है। ठीक है, अच्छा, it is preferred when movement are not regular as regard their frequency and distances traveled। कहने का मतलब ये है कि इसका प्रिपेयर्ड हम लोग कब प्रीफर कब करते हैं, जब हमारा जो मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं होता है, यानी एक जैसा मूवमेंट नहीं होता है, जिगजैग मूवमेंट हो, यानी कहने का इरेगुलर मूवमेंट हो रहा हो, या फिर रिपीटेशंस उसमें ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है। रिपीटेशंस करने का मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसकी ज़्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल में, तो उस स्थिति में हम लोग स्ट्रिंग डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कलम वाला जो डायग्राम है वो आप इसमें समझाने में असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है, फिर है कि इट शोज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट एंड दस हेल्प्स इन डीलिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल रूट टू डू ए पार्टिकुलर ऑपरेशंस। यानी कि ये जो है हमारा एक सिंपल मूवमेंट आपको दे सकता है। ठीक है, और इकोनॉमिकल रूट्स बता सकता है किसी पार्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए। मान लेते हैं कि से अगर आपको ज़रूरत नहीं है इस M3 पे जाने की ज़रूरत अगर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि से इस स्ट्रिंग को यहाँ से जो लपेटे हुए हैं उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा देगा, और फिर वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो है से हम लोग इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार, या फिर जो ऑपरेशंस के जो डिमांड होता है, ऑपरेशंस का जो परफॉर्मा होगा जहाँ जहाँ जिस सेक्शंस पे जाने के लिए, उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। यानी कि हमको डिफरेंट चार्ट नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कलम से प्रिपेयर्ड रहेगा ये, तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहता है कि इट इज़ एडवांटेजियस इन स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड मटेरियल। और ये जो है से ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्टडी करने में ज़्यादा यूज़फुल होता है वर्कर और मटेरियल्स के मूवमेंट को। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक कमी है। वो कमी क्या है कि से अगर जो वर्कर है इरेगुलर या कर्वलिनियर पाथ पे चलता है, तो वो एक्चुअल डिस्टेंस जो है ये नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है बाबू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा तो कहने का मतलब है कि से ये डिस्प्लेसमेंट को सूचित करेगा, ना कि डिस्टेंस कवर को। यानी कि स्टोर से मशीन 1 तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ये बताएगा, और मशीन 1 से मशीन 2 तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताएगा, मशीन 3 तक, और मशीन 3 से मशीन 4 तक उसी तरह से, फिर 2 तक। तो कहने का मतलब है कि से ये जो है डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, डिस्टेंस कवर्ड नहीं। अगर जिगजैग पाथ पे अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसे चलता भी है, तो ये समझिए कि सीधा सीधा डिस्टेंस देगा। ठीक है, सीधा वाला डिस्टेंस देगा। अगर वर्कर जो है इस तरह से जिगजैग मूवमेंट किया, तो कहने का मतलब है कि से उसका जो डिस्टेंस बताएगा वो ये वाला बताएगा, लेकिन वो एक्चुअल पाथ जो चलेगा वो ज़्यादा चलेगा, यानी ट्रैवलिंग उसकी ज़्यादा होगी, और जो आपका डिस्टेंस इसमें मेजरमेंट होगा वो कम होगा। यही एक इसका ड्रॉबैक है। और बाकी ये जो है अंडरस्टैंडिंग में आपको फ्लो डायग्राम से ज़्यादा बेहतर होता है। और फ्लो डायग्राम जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, उससे एक्चुअल डिस्टेंस को बताया जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि वर्कर इस तरह से चलता है, तो आप रास्ता भी इस तरह से कलम से बना सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल डिस्टेंस उसमें आपका मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन इसमें जो है एक्चुअल डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं हो पाएगा अगर जो कर्वलिनियर पाथ पे चलने लगा वर्कर या मटेरियल को ले जाने लगा तो। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखें कि कर्वलिनियर पाथ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रेस एग्जैक्टली द सेम, यानी कि इसको हम लोग ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे, उसको डिजाइन भी नहीं कर पाएंगे सेम पाथ को। ठीक है, ऑन द स्ट्रिंग डायग्राम, एंड दस नो एस्टिमेट कैन बी मेड रिगार्डिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्कर और द मटेरियल। और टोटल जो डिस्टेंस किया है उसके लिए हम लोग कोई एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं।
तो ये था आपका पूरा आज का स्ट्रिंग डायग्राम, और पढ़ें आप फ्लो डायग्राम और साथ में मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। तो आज का यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों कंपेयर करना थोड़ा बंद कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो ज़्यादा थोड़ी सी कॉन्फिडेंस हम में भी ज़्यादा आएगी। जो वीडियो पहले बनाए थे उसको डिलीट कर दिए, जो कि इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा लेक्चर जा रहा था, कॉन्फिडेंस थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी, लेकिन गुस्सा होने के कारण से उसको डिलीट कर दिए, फिर से दोबारा बनाए, पता ना कैसा बना है। वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर इसको चैनल पे आते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए, शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि लाइव क्लास हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाइए, तभी तो लाइव क्लास मिल सकेगा। लाइव क्लास मिलेगा तो थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा दिखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है? और लाइक भी नहीं करते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है इसमें पढ़ाने का। पढ़ते भी हैं, लाइक भी नहीं किए, व्यूज़ तो तुरंत बढ़ जाता है बट लाइक नहीं बढ़ता है। चलिए ठीक है, पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 5 में।